हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BST क्लास 12 चैप्टर 6 that is staffing. And in this video we will be covering all the topics of staffing right from the definition, then process, importance, recruitment, selection, training, everything will be covered in this video. So let's start from the definition of staffing. It says staffing refers to finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right work at the right time. तो सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढना जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, जो सही वक्त पे सही काम कंप्लीट कर दे, उसे कहते हैं स्टाफिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे स्कूल में फिजिक्स टीचर की वैकेंसी है, मुझे फिजिक्स टीचर को हायर करना है, तो किसी भी रैंडम पर्सन को हम सिलेक्ट करके नहीं लाएंगे टू ऑक्यूपाई दैट जॉब। वी विल फाइंड द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो फिजिक्स के लिए टीचर चाहिए तो हम ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाएंगे जो फिजिक्स के साथ जस्टिस कर सके, जिसके पास फिजिक्स के रिगार्डिंग ही क्वालिफिकेशन हो। तो सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढना जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, जो सही वक्त पे सही काम करे। का मतलब ये होता है कि हर काम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक टाइम होता है। लाइक सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए आपके पास 8 से 9 महीने होते हैं। तो सही वक्त पे सही काम कंप्लीट कर पाए, ऐसे इंसान को ढूंढ कर लाना इज नोन एज स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग की डेफिनेशन के बाद आती है इंपॉर्टेंस, बट बिफोर इंपॉर्टेंस वी विल कवर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देयर इज अ रीजन, जब आप प्रोसेस और बाकी सारी चीजें कंप्लीट कर लोगे तो इंपॉर्टेंस आपको रिलेटेबल लगेंगी, आपको उसे रटना नहीं पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब वैसे ही पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोसेस के साथ। इसका फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेट करने का मतलब होता है अंदाजा लगाना कितने लोग चाहिए हैं। ठीक है, अंदाजा लगाना कि कितने लोग चाहिए हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो नंबर का मतलब है कि कितने लोगों को हायर करना है, और टाइप का मतलब है कैसे लोगों को हायर करना है। क्या आपको सीए चाहिए, सीएस चाहिए, एमबीए पर्सन चाहिए, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, कैसा पर्सन चाहिए। तो एग्जैक्टली फाइंड आउट करना कितने और कैसे लोग आपकी कंपनी में रिक्वायर्ड हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग। और ये आप परफॉर्म करते हो बाय परफॉर्मिंग द 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज वर्क लोड एनालिसिस। नाउ वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है फाइंड आउट करना the number and type of employees required to perform the various job। तो आपकी कंपनी में जो अलग अलग जॉब्स हैं, उस सारी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए कितने और कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, इसे बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है टू फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द कंपनी। तो वर्क लोड का मतलब है कि कितने लोग चाहिए हैं और वर्कफोर्स हमारे पास कितने लोग ऑलरेडी हैं। तो फॉर एग्जांपल, मेरे स्कूल को चलाने के लिए मुझे 50 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज वर्क लोड एनालिसिस। फिर मेरे स्कूल में ऑलरेडी 35 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दिस इज वर्कफोर्स एनालिसिस। थर्ड स्टेप आता है कंपैरिजन, उसे आपस में कंपेयर करो। अगर तो वर्क लोड ज्यादा है, वर्कफोर्स कम है, ज्यादा लोगों की जरूरत है पर हमारे पास लोग बहुत कम हैं, तो इस कंडीशन में हम लोगों को हायर करके लेकर आएंगे, लोगों को और इनवाइट करेंगे या फिर हम उन्हें रिक्रूट करेंगे। लेकिन अगर तो वर्कलोड कम है और वर्क फोर्स ज्यादा है, हमें रिक्वायरमेंट कम लोगों की थी पर ज्यादा लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम लोगों को फायर करते हैं। फायर करने का मतलब है काम से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले वर्क लोड एनालिसिस ये बताता है कि हमारी कंपनी में सारी जॉब्स परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। वर्कफोर्स एनालिसिस, हमारी कंपनी में ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं। कंपैरिजन, अगर वर्क लोड ज्यादा है, फोर्स कम है, तो लोगों को और लाया जाएगा, हायर किया जाएगा। पर अगर तो वर्कलोड कम है, जरूरत कम है पर वर्कफोर्स ज्यादा हो गई है, तो अब लोगों को काम से निकाला जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर सेकेंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। तो आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कितने लोग चाहिए थे, अब हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे या इंड्यूस करेंगे टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी कंपनी में जो वेकेंट जॉब है, जो जॉब खाली है जिसे आप फिल करना चाहते हो, उसे फिल करने के लिए आप लोगों को इनवाइट करोगे कि भैया जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो प्लीज आओ और इस जॉब के लिए अप्लाई करो, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। इसके लिए आप टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, या फिर अपनी फैक्ट्री के गेट के बाहर आप एक नोटिस लगा सकते हो कि हमारे पास इतने लोगों की कमी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आओ और अप्लाई करो। तो जब आप उन्हें इनवाइट कर रहे होते हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? लोगों को इंड्यूस या इनवाइट करना टू अप्लाई फॉर द जॉब। नाउ ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा लोगों की चॉइस आए और हम उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। अगर अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान आता है तो आपको मजबूरन उसी को ही हायर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10 लोग आते हैं जिसमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आपके पास चॉइस ज्यादा है। तो आप ये अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आपकी कंपनी के लिए कौन सा पर्सन बेस्ट रहेगा। और इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। ये पॉजिटिव क्यों है ये हम कवर करेंगे आफ्टर दिस स्टेप, सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को इनवाइट करना या इंड्यूस करना। जब लोगों को आप इनवाइट करते हो तो बहुत सारे लोग आते हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो सारे लोगों में से सिलेक्ट करना हु इज द बेस्ट कैंडिडेट और मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। तो इनवाइट करने के बाद काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो जॉब के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है, उस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। इट इज टू सिलेक्ट the most suitable candidate among those who have applied for, जिसने अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना। Now this is the negative process and ये negative process इसलिए है, एक सेकेंड, this is the negative process। और ये negative process इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कम लोग सिलेक्ट होते हैं और रिजेक्ट ज्यादा होते हैं। तो अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया था जिसमें से मैंने किसी एक को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप एक को सिलेक्ट करते हो 9 लोग अपने आप क्या हो जाते हैं? रिजेक्ट। एंड हमेशा ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, rejected peoples are more than the selected one। अगर 50 लोगों ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें से शायद सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होंगे, तो 40 लोग अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड बिकॉज रिजेक्टेड पर्सन आर मोर देन सिलेक्टेड पीपल, इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रोसेस। तो ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बुला रहे हो और यहाँ पे आप लोगों को काम से निकाल रहे हो। हालांकि आप सिलेक्ट ही कर रहे हो, पर सिलेक्ट करने की वजह से मैक्सिमम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। This is why this is negative process and this is positive process। फिर आती है, अच्छा सिलेक्शन आप क्यों करते हो? सिलेक्शन की प्रोसेस आप टफ रखते हो बहुत ज्यादा ना, बहुत अच्छे से आप इस पे फोकस करते हो ताकि आपको बेस्ट कैंडिडेट मिल सके। तो अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया था तो आप आराम से डिसाइड कर सको कि उन 50 में से सबसे बेस्ट कौन है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस ईजी होती है, आप लोगों को ईजिली जॉब पे रख लेते हो, तो उन्हें उस जॉब को खोने का फियर, डर कभी होता ही नहीं है। तो अगर आपने इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से, इत्मीनान से और आराम से परफॉर्म किया था, टफ प्रोसेस रखी थी, तो इससे होगा क्या? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिसको आपने सिलेक्ट किया है, उन्हें ये रियलाइज होगा कि आपकी कंपनी में जो काम होते हैं वो कितने सीरियसली परफॉर्म किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी आपकी कंपनी से निकाले जाने के डर से बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो हमेशा उन्हें डर रहेगा कि आपकी कंपनी से उन्हें निकाला जा सकता है और ये फिर बहुत मुश्किल होगा दोबारा से अप्लाई करना। ओके, सिलेक्शन के बाद फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग द जॉब फॉर विच यू आर सिलेक्टेड। जिस जॉब के लिए आपको हायर किया गया है, जिस दिन से आप उस जॉब को ऑक्यूपाई करते हो, जब आप उस काम को परफॉर्म करने के लिए जाते हो, उसे बोलते हैं प्लेसमेंट। तो नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको हायर किया है फिजिक्स के टीचर के लिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी ऑफर दे दिया था कि आप सिलेक्टेड हो, आपको परफॉर्म करनी है ये जॉब, पर एक काम करो, आप मंडे से आना। तो आप हायर तो हो चुके हो, आप सिलेक्ट तो हो चुके हो, पर आपकी प्लेसमेंट कब होगी? मंडे से। तो जिस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, उस जॉब को ऑक्यूपाई करना, उसे परफॉर्म करना स्टार्ट करना, उसे बोलते हैं प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट के बाद आती है ओरिएंटेशन। ओके, ना ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जब भी आप किसी नए एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है विद द ओल्ड स्टाफ। उन्हें बताना पड़ता है कि आपके कौन सीनियर हैं, कौन जूनियर हैं, किसको आपको रिपोर्ट देनी है, किनसे रिपोर्ट लेनी है, उसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। अगर कंपनी बहुत रिच कंपनी है तो वो एक ओरिएंटेशन पार्टी थ्रो करती है। ओके, और अगर वो पुअर है तो वो डेस्क टू डेस्क टूर भी करवा सकती है। ओके, लाइक जब आप 12th के बाद पास आउट होके जाओगे तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे वहां पे एक फ्रेशर पार्टी होती है। दैट फ्रेशर पार्टी इज ओरिएंटेशन पार्टी, जहाँ पे आप जो न्यू फ्रेशर पीपल हैं या जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाते हो विद द ओल्ड पीपल। ओके, या फिर विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ। तो उसे क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। तो जब भी नए एम्प्लॉयज आएंगे उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाकी सारे स्टाफ के साथ। अगर बड़ी कंपनी है तो ऐसी कोई बड़ी पार्टी थ्रो होगी,
वरना डेस्क टू डेस्क टूर का मतलब होता है नए एम्प्लॉयज को पूरी कंपनी में घुमाया जाएगा, हर एक कैबिन, हर एक डेस्क पे ले जाया जाएगा कि ये आपके सीनियर हैं, ये आपके जूनियर है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो जिस जॉब के लिए आपको हायर किया गया है, पॉसिबल है कि उस जॉब के रिगार्डिंग आपको ज्यादा कुछ नहीं आता हो, उस कंपनी में मशीन्स कैसे परफॉर्म करती हैं, उन्हें कैसे ऑपरेट करना होता है, अगर परचेज करने हैं रॉ मटेरियल्स तो कौन से सप्लायर से करने हैं, आपको कुछ भी नहीं पता हो, तो आपकी स्किल्स और आपकी एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म दैट जॉब। तो जिस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, आप उस जॉब को परफॉर्म कर सको, इसके लिए आपको स्किल्स देना या फिर आपको एक्सपर्टीज देना, दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। ओके, नाउ ट्रेनिंग के अलावा एक और वर्ड है डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट का मतलब होता है टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। ट्रेनिंग में हम सिर्फ वो काम सिखाते हैं जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है। तो अगर आप सेल्समैन की तरह आए हो तो सिर्फ कस्टमर के साथ कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे कन्विंस करना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसी इंफॉर्मेशन देनी है, ये सब सिखाया जाएगा, दिस इज ट्रेनिंग। बट कैसे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, कैसे आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए, कैसे आपकी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाया जाए, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ज्यादातर एम्प्लॉयज के लिए होता है और ट्रेनिंग कंपनी के लिए होता है। ट्रेनिंग आप उनको दे रहे हो ताकि अच्छे से वो अपना काम के साथ जस्टिस कर सके। डेवलपमेंट में उनकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करना होता है, वो विच अल्टीमेटली आपकी कंपनी को भी बेनिफिट करता है, पर ज्यादा बेनिफिट करता है वो एम्प्लॉयज को। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ द मोमेंट आपने उन्हें ट्रेनिंग दे दी है, वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपना काम ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब वो अपना काम ठीक से परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे, आप उनकी परफॉर्मेंस पे नजर रखोगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसे नजर रखते हुए आप बनाओगे एक फीडबैक रिपोर्ट। उस फीडबैक रिपोर्ट में आप सारी बातें मेंशन करोगे, कुछ स्टैंडर्ड्स पे उनको रैंकिंग दोगे कि टाइम से आए थे, टाइम से गए थे, ज्यादा छुट्टियां तो नहीं ली, टारगेट पूरा किया या नहीं, एक्सेट्रा। तो उसके बेसिस पर आप उनकी बनाते हो एक फीडबैक रिपोर्ट। फिर आता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। फीडबैक रिपोर्ट में जिस इंसान की या जिस एम्प्लॉय की फीडबैक रिपोर्ट सबसे बेस्ट रही होगी, जिसने बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया होगा, आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दोगे टू बी प्रमोटेड। तो आप उन्हें प्रमोट करोगे, और प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, उन्हें एक हायर जॉब पोजीशन देना जिसमें रैंक, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेमेंट सब कुछ बहुत ज्यादा हो। तो आप उन्हें हायर जॉब पोजीशन दोगे, आप उन्हें प्रमोट करोगे। ओके, और ये आप प्रमोट करोगे किसके बेसिस पर, फीडबैक रिपोर्ट के बेसिस पे। जिसकी रिपोर्ट सबसे बेस्ट होगी उसे प्रमोट किया जाएगा, जिसकी खराब होगी उसे डिमोट किया जा सकता है, पर जिसकी बेस्ट होगी उसे प्रमोट करेंगे। लास्ट स्टेप है कंपनसेशन। ना कंपनसेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ द जॉब। सारे एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपकी कंपनी के बेटरमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं ताकि उनको सैलरी और वेजेस मिल सके। तो कंपनसेशन का मतलब होता है उन्हें वो सैलरी प्रोवाइड करना। तो डिसाइड करना कि आप उन्हें जो जॉब आपने करवाई है उसकी पेमेंट आप कैसे करोगे, क्या ये डायरेक्ट पेमेंट रहेगी या ये इनडायरेक्ट पेमेंट रहेगी। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में डलवाना या फिर उन्हें कैश देना, तो कैश इन हैंड या फिर बैंक ट्रांसफर करवाना, दिस इज व्हाट डायरेक्ट पेमेंट। पर कई बार आप उसे काम करवाकर आप कुछ अमाउंट उन्हें इनडायरेक्टली भी देते हो, लाइक उनका इंश्योरेंस करवा दिया, या फिर वो जिस जगह पे रह रहे हैं उसका रेंट आप पे कर रहे हो, या फिर उन्हें रहने के लिए जगह दे रहे हो, या फिर आप उन्हें पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहे हो, तो कार का पेट्रोल वगैरह सब आपका खर्चा हो रहा है, एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है हमारा कंपनसेशन इनडायरेक्ट मेथड। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी कंपनी में हायर किया गया है फॉर द 50,000 रुपीज पर मंथ सैलरी, तो आपको सब बोला जाता है कि इसमें से 35,000 हम आपको इन हैंड देंगे, इसके अलावा 10,000 का हम आपको एकोमोडेशन दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं। तो 35,000 डायरेक्ट पेमेंट है, और जो बाकी अमाउंट था 15,000 था वो इनडायरेक्ट पेमेंट है। इसमें भी अगर आप डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हो तो आपको डिसाइड करना होता है कि वो पेमेंट टाइम बेस्ड होने वाली है कि परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब होता है मंथली या एनुअली या फिर हाफ ईयरली या फिर वीकली सैलरी देना। तो नॉर्मली ये मंथली सैलरी होती है, महीने की एक सैलरी फिक्स की जाएगी और हर महीने के एंड में आपको उतना ही दिया जाएगा। तो डजेंट मैटर, कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी उतना ही दिया जाएगा, बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है तो भी उतना ही दिया जाएगा। लाइक आपके स्कूल में काफी सारे टीचर्स हैं, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती होगी, कोई टीचर बहुत ही ठीक ठाक एवरेज पढ़ाती होगी, पर दोनों की सैलरी लगभग सेम ही होगी। तो अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो भी उतनी सैलरी है, बहुत खराब काम किया है तो भी उतनी सैलरी है, क्योंकि सैलरी टाइम बेस्ड है।
दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। जनरली ये होता है आपके सेल्स डिपार्टमेंट में, अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट में हायर किया जाता है तो आपकी सैलरी बहुत कम रखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए। तो महीने के आपको सिर्फ 15,000 मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा आप जितने ज्यादा ऑर्डर लेकर आओगे आपको हर एक ऑर्डर पे कमीशन मिलेगा। दिस इज व्हाट परफॉर्मेंस बेस्ड। तो अब वो इंसान जिसने ऑर्डर ज्यादा लाए थे उन्हें अमाउंट ज्यादा मिलेगा, और जो बहुत कम ऑर्डर लेकर आया था उन्हें अमाउंट कम मिलेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के प्रोसेस के 5 मेन स्टेप होते हैं अप टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसके बाद भी कुछ 3 स्टेप्स होते हैं जो सारी कंपनीज परफॉर्म नहीं करती, पर कुछ कुछ कंपनीज परफॉर्म करती हैं, स्पेशली द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये परफॉर्म करता है। ओके, पर क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक आध क्वेश्चन बने हैं तो इसलिए हम आपको इसके प्रोसेस में से इंक्लूड करके चल रहे हैं, हालांकि ये एडिशनल 3 स्टेप्स हैं, मेनली ट्रेनिंग तक ही होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की प्रोसेस से हमें समझ में आ गया कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन एंड देन ट्रेनिंग। एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूसिंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन। आपकी कंपनी में जो जॉब खाली हो गई है या जिस जॉब में लोगों की जरूरत है, उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोगों को इनवाइट करते हो, दैट इज व्हाट रिक्रूटमेंट। और ये करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल का मतलब होता है कंपनी के अंदर से। तो अगर आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही इंड्यूस कर रहे हो टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, देन दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। ना अगर मुझे अपने स्कूल में फिजिक्स टीचर की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे लग रहा है कि जो मैथ्स टीचर है उनकी फिजिक्स भी काफी अच्छी है, और अब मैं उससे बोलूँ कि भैया कल से आप एक पीरियड फिजिक्स का भी ले लेना, तो ये क्या है? इंटरनल रिक्रूटमेंट। मैं उस जॉब को फिल कर रही हूँ विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो अपने ऑलरेडी जो मेरे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनमें से अगर आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, देन दैट इज व्हाट इंटरनल रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कंपनी के बाहर से। अगर आप कंपनी के बाहर से किसी कैंडिडेट को इन्वाइट कर रहे हो टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब पोजीशन, देन दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अगर कंपनी के किसी पर्सन से नहीं बोला आपने, बाहर की अपने स्कूल के बाद एक नोटिस लगा दी थी, जिसे देखकर काफी सारे लोग आए और उसमें से आपने सिलेक्ट किया कि आपके लिए बेस्ट फिजिक्स टीचर कौन सा है, तो दिस इज व्हाट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नाउ इंटरनल रिक्रूटमेंट के अपने कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, अपनी कुछ खासियत होती हैं और बुराइयां होती हैं, जो अगेन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स क्या है, अच्छाइयां क्या है? दिस इज फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट। आप खुद ही सोचो, अगर आप कंपनी के अंदर से ही लोगों को हायर कर रहे हो तो इसमें टाइम और पैसा दोनों कम लगेगा। तो ये क्या है? इकोनॉमिकल। पैसा कम क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप बाहर से लाते तो आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती, लोगों को बताना पड़ता कि हमारे यहाँ पे भी वेकेंट जॉब पोजीशन है, तो आप या तो टेलीविजन पे ऐड देते, न्यूज़पेपर में ऐड देते, या सोशल मीडिया में किसी इन्फ्लुएंसर से ऐड करवाते, जो भी करते उनके इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते। अब यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है, अपने एम्प्लॉय से आपको बोलना पड़ा है कि बस कल से आप आ जाना और ये पीरियड ले लेना। तो दिस इज व्हाट लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस कॉस्ट कंज्यूमिंग। तो पैसा टाइम दोनों यहाँ पे कम लगता है। फिर आता है ये लेस एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे भी खर्चा बहुत कम करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज दे ऑलरेडी नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि आप ऑलरेडी एम्प्लॉय को ही हायर कर रहे हो तो उस एम्प्लॉय को सब कुछ आता है, उन्हें पता है स्कूल के क्या या कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कौन से स्पेशल डेज हैं, टारगेट क्या है, उसे कंप्लीट नहीं किया तो क्या पेनल्टी लगती है, सब कुछ उन्हें पता है। तो क्योंकि उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से पता है तो उन्हें ट्रेनिंग देनी तो पड़ती है पर ज्यादा नहीं देनी पड़ती, तो एक्सपेंस थोड़ा सा कम होता है। फिर यहाँ पर मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और मोटिवेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब एम्प्लॉयज को पता होता है कि बाय द टाइम आपकी सीनियर पोस्ट वेकेंट होगी, हम में से ही किसी एक को चुना जाएगा टू फिल दैट जॉब पोजीशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें पता है कि जब सीईओ की पोस्ट खाली होगी फॉर एग्जांपल, तो हम में से ही किसी को चुना जाएगा टू फिल दैट वेकेंट जॉब पोजीशन। तो इससे क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ हमारे जो ये परफॉर्मेंस है या हमारे जो एफर्ट्स है उन्हें एक्नॉलेज किया जा रहा है। पर अगर आप किसी कंपनी में 15 साल से काम कर रहे हो, अब जब सीईओ की पोजीशन खाली हुई, कंपनी किसी और बाहर से पर्सन को लेकर आई टू बिकम द सीईओ, अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन वाली बात होती है कि आपने इतना सारे एफर्ट्स किए पर फाइनली जब आपको प्रमोट करने की बारी आई तो आपको नहीं प्रमोट किया गया, बाहर से किसी को लाया गया, तो इसकी वजह से आपको डीमोटिवेशन होता है। पर यहाँ पे
मोटिवेशन का स्कोप ज्यादा होता है। और क्योंकि आप मोटिवेटेड होते हो इसलिए आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। जब आपको पता है कि हम में से कोई एक सीईओ बनेगा, सारे तो बनेंगे नहीं, हम में से कोई एक बनेगा, तो हर कोई अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि हम सारे टारगेट्स पूरे करें, सबसे बेस्ट परफॉर्म करें ताकि हमें ही वो चांस मिले टू बिकम द सीईओ। फिर आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब होता है स्विच करना। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि जब एक इंसान लंबे टाइम तक किसी एक ही जॉब को परफॉर्म करता है तो वो उस जॉब से बोर हो जाता है, लेकिन अगर आप उन्हें कोई और जॉब देते हो परफॉर्म करने के लिए तो जॉब रोटेशन की वजह से उनका इंटरेस्ट बना रहता है। हालांकि ये सिर्फ कहने की बात है, एक्चुअल में तो होता क्या है कि अगर आप इसको कोई एक जॉब आप बहुत लंबे टाइम से परफॉर्म कर रहे हो तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। लाइक अगर मैं पिछले 5-6 सालों से बीएसटी ही पढ़ा रही हूँ तो मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि नहीं आज से आपको अकाउंट्स पढ़ाना है तो मुझे एक्साइटमेंट तो थोड़ी कम ही होगी, पर डर ज्यादा लगेगा कि अभी तो मैं इसमें कंफर्टेबल थी, इसमें मेरा एक्सपर्टीज आ गया था, अब मैं दोबारा से अकाउंट सीखूं, वो पढ़ाऊं, वापस से वो करूं, तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा मुझे डर लगेगा। तो यहाँ पर जॉब रोटेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, पर अभी हम पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं क्योंकि आप एक काम बार बार परफॉर्म करते करते बोर हो जाते हो, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग जॉब परफॉर्म करने के लिए मिलती है। फिर आता है बैलेंस इन द डिपार्टमेंट्स। समटाइम्स क्या होता है आपकी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट में ओवर मैनिंग हो जाती है और किसी में अंडर। लाइक सेल्स डिपार्टमेंट में जरूरत से ज्यादा लोग हैं और परचेज डिपार्टमेंट में जरूरत से कम लोग हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट की हेल्प से आप यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपके डिपार्टमेंट के बीच में बैलेंस बना रहेगा। ओके, तो ये थे हमारे फायदे और मेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसका नुकसान क्या है? फर्स्ट इज नो फ्रेश आइडियाज। अगर आप ऑलरेडी अपनी कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को ही यहाँ पर हायर कर रहे हो या उन्हें इंड्यूस कर रहे हो कि आप ये जॉब भी परफॉर्म कर लो, तो इससे क्या हो रहा है कि कंपनी में कोई नया पर्सन आ नहीं रहा है, तो वही घिसे पिटे ख्यालात, वही पुराने ओपिनियंस, पुराना ही काम करने का तरीका, कोई भी फ्रेश आइडियाज या क्रिएटिव आइडियाज आपकी कंपनी में नहीं आते हैं। देन सेकेंड इज लिमिटेड चॉइस। अच्छा, इसके पहले हम करते हैं नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। नो फ्रेश आइडियाज, नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ना अब क्या होता है, अगर आप बाहर से किसी पर्सन को लाते हो तो आपके पास मौका होता है कि आप किसी फ्रेशर को या अभी जो अभी पास आउट हुए हैं बच्चे, उसमें से आप किसी को लेकर आओ। उससे होता क्या है कि उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज्यादा होती है देन द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स। तो अगर आपकी कंपनी में कोई इंसान है जो 10-15 साल से काम कर रहा है, मतलब वो पास आउट कब हुआ होगा? आज से 10-15 साल पहले। तो तब सिलेबस कुछ और होगा, तब मशीन्स कुछ और होंगी, तब टेक्नोलॉजी कुछ और होगी, तो उससे जो नॉलेज है वो पुरानी है। लेकिन अगर आप अभी के पास आउट हुए स्टूडेंट को लेकर आते हो तो उसके पास लेटेस्ट सिलेबस की नॉलेज है, लेटेस्ट मशीन्स और टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। तो ऐसी कोई नॉलेज आपकी कंपनी में नहीं आती है अगर आप पुराने ही किसी स्टाफ को सिलेक्ट करते हो। लाइक आपके स्कूल में भी आपको पता होगा कि अगर कोई टीचर है जिनकी एज हो गई है 45-50 ईयर्स, तो उन्हें टेक्नोलॉजी में काम करने में डिफिकल्टीज आती है। उन्हें स्मार्ट क्लास लेनी हो या फिर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, उन्हें पीडीएफ शेयर करने हो, तो ये सब बनाना उनके लिए डिफिकल्ट होता है। पर अगर कोई न्यू टीचर्स आती हैं तो उन्हें ये सारी चीजें अच्छे से आती हैं, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बढ़ती है अगर आप बाहर से लोगों को लाते हो। पर यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज को अगर आप हायर कर रहे हो तो ये आपको नहीं मिलता। लिमिटेड चॉइस। अगर आप बाहर से लोगों को हायर करते तो आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है ना, आपके पास हजारों लोग थे जिसमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो तो इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर बहुत कम एम्प्लॉयज हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस है कि इसमें से आपको किसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर है नॉट सुइटेबल फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नई है, अभी अभी ही बनी है, तो उसके पास वैसे ही स्टाफ की बहुत कमी है, अब वो उसमें ही अब बोलेगी कि नहीं भाई आप ये भी काम कर लो, तो उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक अगर स्कूल मेरा अभी अभी बना है, अभी बनने का मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ की कमी होगी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं, तो जो थोड़े बहुत टीचर्स हैं वो बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं भैया नए सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए भी आप ही पढ़ा दो, बाहर से मैं किसी को नहीं लाऊंगी, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता। देन नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। नाउ आपको पता होगा कि आपकी फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि आप जिस क्लास में हो, अगर उस क्लास में कोई न्यू एडमिशन आता है तो थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है। आपको लगता है कि कहीं ये पढ़ाई में बहुत अच्छा तो नहीं होगा, कहीं ये मेरी पोजीशन तो नहीं ले लेगा, आपको थोड़ा सा डर बना रहता है जिसके लिए आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो। तो जब बाहर से कोई पर्सन आता है तो जब आप उसे देखते हो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको अपनी जॉब के लिए थोड़ा सा रिस्क लगने लग जाता है कि कहीं मुझे रिप्लेस तो नहीं करेगा ये, तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो।
जबकि अगर बाहर से कोई पर्सन आ ही नहीं रहा है, वही सारे लोग हैं, तो सब अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती, तो वो अपना बेस्ट नहीं देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे एक रिड्यूस प्रोडक्टिविटी भी आता है। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने का मतलब रीजन ये है कि बर्डन बढ़ जाता है ना। ऑलरेडी वो मैथ्स टीचर थे, वो मैथ्स तो पढ़ा ही रहे थे। मैंने उनको कहा कि भैया आप 1-2 पीरियड अब फिजिक्स के भी ले लो, तो उनके पास अब 0 पीरियड तो बचा ही नहीं। अब वो पूरा टाइम सिर्फ काम ही कर रहे हैं, तो उनका बर्डन जो है वो बहुत बढ़ गया है। और जब ओवर बर्डन हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। तो ऑलरेडी कोई सेल्स पर्सन डिपार्टमेंट में था। मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ पर तो आप काम करोगी, पर परचेज में भी लोगों की कमी हो रही है, तो कभी कभी आप जाके सामान खरीद कर भी लाया करो। तो अब उन्हें डबल बर्डन हो गया, डबल वर्क करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल। एक्सटर्नल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको अलग से याद नहीं करने, इसके डीमेरिट्स एक्सटर्नल के मेरिट्स होंगे और इसके मेरिट्स एक्सटर्नल के डीमेरिट्स होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल का मेरिट क्या होगा? आपके पास यहाँ पे फ्रेश आइडियाज आएंगे, तो बाहर से जब आप लोगों को लाओगे तो उनकी क्रिएटिविटी आएगी, नए ओपिनियंस, नए पॉइंट ऑफ व्यूज, नया बैकग्राउंड सब कुछ कंपनी में आएगा, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी आएगी। अगर आप अभी बाहर से लोगों को ला रहे हो तो पॉसिबल है कि आप थोड़े से यूथ या जो अभी पास आउट हुए हैं उन बच्चों को लेकर आओ, जिसकी वजह से उनके पास लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगी। चॉइस आपके पास बढ़ जाती है, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो सुटेबल रहते हैं। कंपटीशन इसमें आता है तो लोग अपना बेस्ट देंगे और प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़ती है। ओके, जबकि इसका नुकसान क्या है? पैसा बहुत खर्च कर होता है यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट देना या फिर पैम्पलेट्स बांटना, सब में पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे मोटिवेशन कम होती है। वही अगर आपका सीईओ बाहर से आ रहा है तो आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होगा कि हमने इतना एफर्ट्स फिर दिए ही क्यों, तो डीमोटिवेशन होता है। ट्रेनिंग यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ती है क्योंकि उनको ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, डीमोटिवेशन है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। फिर आता है जॉब रोटेशन के, यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में बैलेंस भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आप बाहर से इंसान को ला रहे हो। ओके, तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल। सो नेक्स्ट वी विल कवर द सोर्सेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो फाइनली अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको इंटरनली रिक्रूटमेंट करना है, अपनी कंपनी के ही किसी स्टाफ को, एम्प्लॉय को आपको इंड्यूस करना है टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, तो अगेन यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज ट्रांसफर एंड सेकंड इज प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब होता है शिफ्टिंग द एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, बट एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, प्रेस्टीज एंड पेमेंट। अगर आप सिर्फ किसी एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, प्रेस्टीज, पेमेंट, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर। लाइक पहले अगर आप किसी स्कूल में साइंस टीचर थे और अब आप स्कूल में मैथ्स टीचर हो, तो आप अभी भी टीचर ही, अभी भी आपका रैंक, प्रेस्टीज मतलब आपकी रिस्पेक्ट, आपका रुतबा उतना ही है, अथॉरिटी मतलब आपकी पावर्स उतनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां भी उतनी है और साथ में आपकी पेमेंट भी वही है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट। पहले अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लर्क थे और अब आप सेल्स डिपार्टमेंट के क्लर्क हो तो आप क्लर्क ही, बस आपका डिपार्टमेंट बदल गया है, तो पोजीशन चेंज हुई है। रैंक, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट अभी भी सब सेम ही है, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। जबकि प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, बट एट द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक, प्रेस्टीज एंड पेमेंट। अगर आप किसी एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हो, पर इसके साथ ही आप उसको ज्यादा रैंक, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेमेंट ऑफर कर रहे हो, तो इसे कहते हैं प्रमोशन। तो अगर आप पहले एक फिजिक्स टीचर थे और अब आप स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हो, तो आपकी पोजीशन तो चेंज हुई है, साथ में आपका रैंक, प्रेस्टीज मतलब आपका रुतबा, आपकी जो इज्जत है वो बढ़ गई है, आपकी अथॉरिटीज मतलब पावर्स इंक्रीज हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां एंड पेमेंट भी आपकी इंक्रीज हुई है। तो अगर पोजीशन चेंज करने के साथ साथ ये पांचों चीजें भी बढ़ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं प्रमोशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट। पहले आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के सिर्फ एक क्लर्क थे और अब आप वहां के अकाउंटेंट हो, तो आपकी पोजीशन के साथ रैंक, प्रेस्टीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट सब इंक्रीज हो गई है, दैट इज नोन एज प्रमोशन। नाउ इंटरनली के आपके पास दो ही सोर्सेस हैं, या तो आप ट्रांसफर करते हैं या तो आप प्रमोशन करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होते हैं और सारे सोर्सेस को आप याद कर सकते हो विद द ट्रिक डियर
प्लीज कॉल टू लॉ कैंपस। डियर, प्लीज कॉल टू लॉ कैंपस। डियर में डी से हो जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपनी फैक्ट्री के गेट के बाहर एक नोटिस पेस्ट कर देना, ये बताते हुए कि हमारी कंपनी में इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, अगर आपको इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज कंपनी के अंदर आइए और जॉब के लिए अप्लाई करिए। इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फैक्ट्री में कुछ लेबर्स की कमी है या वेकेंट पोजीशंस हैं, तो मैं एक नोटिस छाप दूंगी अपनी फैक्ट्री के गेट के बाहर, ये लिखते हुए कि हमें 4 लेबर्स चाहिए। क्वालिफिकेशंस अगर आपको चाहिए हैं तो आप लिख सकते हैं, वरना बिना क्वालिफिकेशन के भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम इनसाइड एंड अप्लाई फॉर द जॉब। तो बस दैट्स इट। यहाँ पे फैक्ट्री या ऑफिस के गेट के बाहर आपको नोटिस लगाना होता है, पर जनरली ये सिर्फ अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस के लिए ही सुटेबल होता है। किसी सीए को या सीएस को या एमबीए क्वालिफाइड पर्सन को इस तरीके से हायर नहीं किया जाता। अगर लेबर्स या अनस्किल्ड पर्सन चाहिए तो ही ये बेटर ऑप्शन है। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द सेकेंड। डियर में ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक मिडिल मैन होता है बिटवीन द जॉब सीकर एंड द जॉब गिवर। जो कंपनी है जिसे जॉब देना है और जो अनएम्प्लॉयड है जिसे जॉब लेना है, इसके बीच के मिडिल मैन की तरह ये काम करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनका सीवी या उनका रेज्यूमे ये अपने पास रखते हैं, और फिर जब भी कोई कंपनी इनको विजिट करती है फॉर द सर्च ऑफ एनी एम्प्लॉय, तो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए रेज्यूमे उन्हें दिखाती है, ताकि कंपनी ये डिसाइड कर सके कि उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है और उसे वो रिक्रूट कर सके। ओके, तो दिस इज समथिंग लाइक मैरिज ब्यूरोज। मैरिज ब्यूरो में क्या होता है, आप अपना बायोडाटा वहां पे जमा करते हो, और उसके बाद जब भी कोई पार्टी इंटरेस्टेड होती है तो उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए बायोडाटा उन्हें दिखाए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो उससे मीटअप करके अपनी मीटिंग्स या इंटरव्यूज वो फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी होता है, बट साथ में ये गवर्नमेंट की बॉडी है, सरकारी बॉडी है जो ये काम कर रही है। तो ये मिडिल मैन है बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द जॉब गिवर्स, मतलब जो कंपनीज हैं। ओके, यहाँ पे बायोडाटा या फिर अच्छा वर्ड रहेगा रेज्यूमे या फिर सीवी लाकर यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है बाय द अनएम्प्लॉयड, और उसके बाद फिर वो कंपनी को सजेस्ट करती है। ए स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है फॉर द रिक्रूटमेंट। इसमें कंपनीज जब भी उनके कंपनी में कोई वेकेंट जॉब पोजीशन होती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट किसी न्यूज़पेपर में देती हैं, ये बताते हुए कि हमारी कंपनी में कितने और कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, ताकि जब कोई लोग उन्हें पढ़ेंगे और वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो कंपनी में विजिट करके उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो आप नेशनल लेवल न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, और अनस्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोकल लेवल न्यूज़पेपर में आप ऐड दे सकते हो। आर से आता है रिकमेंडेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से रिक्वेस्ट करती है कि भैया अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स में कहीं पर भी कोई अनएम्प्लॉयड है जो कि ये जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो प्लीज आप उन्हें बुलाएं ताकि वो इसके लिए अप्लाई कर सके। तो दिस इज नोन एज रिकमेंडेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। लाइक आपके स्कूल में अगर कोई फिजिक्स टीचर हैं और मैथ्स की वैकेंसी है, तो अगर प्रिंसिपल फिजिक्स टीचर को रिक्वेस्ट करे कि भैया देखो अगर आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार हो, आपकी पहचान में कोई हो जिसे इस जॉब की तलाश हो या रिक्वायरमेंट हो, तो आप प्लीज उन्हें बुला लो ताकि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। ओके, इससे एक फायदा ये भी होता है कि जब भी कोई नया रिक्रूटेड पर्सन कोई गलत काम कर देता है या फिर कोई मिस्टेक कर देता है, तो यू हैव समवन टू होल्ड अकाउंटेबल फॉर। ओके, तो आप उससे बोल सकते हो कि आप कैसे इंसान को लेकर आए हो, आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से क्वेश्चन कर सकते हो। तो द फर्म कैन कैच होल्ड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम चाहती है तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। देन डियर प्लीज। प्लीज से हो जाएगा प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज वही काम करती हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करता है, बस फर्क ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट बॉडी है जबकि प्लेसमेंट एजेंसी एक प्राइवेट बॉडी है। तो यहाँ पे भी अगेन प्राइवेट बॉडी है तो कुछ आपसे पैसे चार्ज करेगी। इसके अलावा आप जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वहाँ पे आके रेज्यूमे दे सकते हैं। जब भी कंपनी किसी पर्सन को रिक्रूट करना चाहती है तो वो यहाँ पे विजिट करती है, उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए रेज्यूमे उन्हें दिखाए जाते हैं, जिसमें से वो सिलेक्ट कर सकती है कि उन्हें कौन सा कैंडिडेट मोस्ट सुटेबल लगता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, कॉल से हो जाएगा कैजुअल कॉलर्स। नाउ कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, सी कंपनी में आए दिन काफी सारे लोग विजिट करते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में गई, गूगल कंपनी में, और मैंने उससे पूछा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे जॉब चाहिए है,
तो अगर आपके पास कोई पोजीशन खाली हो तो प्लीज आप मुझे बताओ। बट एट दैट टाइम अगर उस कंपनी के पास कोई वेकेंट जॉब पोजीशन नहीं हो तो वो इस विजिटर का जो बायोडेटा है या रेज्यूमे है वो लेकर रख लेती है। इन फ्यूचर जब भी वो पोजीशन खाली होती है तो उन्हें बुलाया जा सकता है, उन्हें कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो हर एक कंपनी एक एप्लीकेशन मेंटेन करती है जिसमें एक एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करती है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन होती है, ओके, जो कंपनी में विजिट कर चुके थे फॉर द सर्च ऑफ अ जॉब। इवन इस एप्लीकेशन फाइल में उन सारे लोगों की भी एप्लीकेशन होती है जो कि प्रीवियस सिलेक्शन राउंड में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो हो सकता है कि 2 महीने पहले हमारी कंपनी में कोई इंटरव्यू हुआ हो, उसमें 3-4 लोग थे जो बहुत क्वालिफाइड थे, पर क्योंकि हमें किसी एक पर्सन की ही रिक्वायरमेंट थी तो हमने किसी एक को सिलेक्ट किया और बाकी सबको हमने रिजेक्ट कर दिया। बट दे वर सुइटेबल, दे वर क्वालिफाइड पर्सन, तो हम उसकी एप्लीकेशन भी मेंटेन करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम दोबारा से उन्हें बुला सकते हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज कैजुअल कॉलर्स। फिर आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास गांव में या विलेजेस में कहीं पर भी काफी सारे लेबर्स की कॉन्टेक्ट होते हैं। तो अगर आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उन्हें पर्सनली जाके हायर नहीं करते हो, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हो और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी पहचान में जितने लेबर्स है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें एक बार में ही बुला लेता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई लेबर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर लेबर्स बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, काम पे नहीं आ रहे हैं, तो इंडिविजुअली आपको लेबर्स को कॉल नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हो। तो सिमिलरली जैसे आपके घर पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है या फिर पेंटिंग का काम होता है, जब आपको 5-6 लेबर्स चाहिए होते हैं तो आप सीधा लेबर को नहीं ले आते, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, एंड अगेन ये भी अनस्किल्ड जॉब्स के लिए सुटेबल है ना। अगर आपको कोई सीए चाहिए, सीएस चाहिए, एडवोकेट चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं करते, तब आप उनसे डायरेक्टली बात करते हो। अनस्किल्ड पर्सन के लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे लेबर्स के कांटेक्ट में होते हैं या उनके टच में होते हैं। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा लेबर्स की तो आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को कॉल कर दो तो वो लेबर्स अरेंज कर लेते हैं। फिर आता है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। सी पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, टेलीविजन पे स्पेसिफिक कुछ चैनल्स हुआ करते थे जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया करते थे। तो जब भी किसी कंपनी को अपने किसी जॉब पोजीशन के लिए पर्सन को हायर करना होता था तो वो इस चैनल पे अपनी एड देते थे, बताते थे कंपनी का नाम क्या है और कंपनी कितने सालों से चल रही है, कौन सी पोजीशन उस पर खाली है, वो क्या रिक्वायरमेंट चाहती है कि वो जो पर्सन हम हायर करना चाहते हैं वो एमबीए क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर उनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना पैकेज वो ऑफर करने के लिए रेडी हैं एंड सो ऑन। ये सारी एडवर्टीजमेंट वो उस चैनल पे देते थे। फिर जब भी कोई अनएम्प्लॉयड उस चैनल को देखेगा और उस जॉब के लिए अगर वो इंटरेस्टेड है तो ही और शी कैन अप्लाई फॉर दैट वेकेंट जॉब पोजीशन। इसे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ऑन द टेलीविजन। बट अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि अब काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो अब ये उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो अब आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन पहले ये हुआ करता था कि काफी सारे चैनल्स पर कंपनीज ये अपनी एड चलाते थे कि हमारे पास कोई वेकेंट जॉब पोजीशन है तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। ओके, और जो कंपनीज हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करती हैं और वो एड डालती हैं रिगार्डिंग द हमारे पास इतनी वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं। तो जब भी अनएम्प्लॉयड पीपल अगर चाहते हैं उस जॉब के लिए सर्च करना तो वो क्लियरली उस कंपनी में विजिट करके वहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि naukri.com, monster.com और एक तो आप जानते होंगे लिंक्डइन। ओके, तो ये सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं जहां पर जो कि इंटरनेट पे हम बनाते हैं और उसके बाद वहां पे जो जॉब सीकर्स हैं उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द कंपनीज। एंड इवन कंपनी को भी अगर किसी को हायर करना है तो वहां पर ढूंढ सकती है कि कौन कौन से अनएम्प्लॉयड पीपल हैं जो कि हमारे क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, तो वो उन्हें डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, कैंपस से हो जाएगा कैंपस रिक्रूटमेंट। ओके, कैंपस रिक्रूटमेंट आप सब जानते होंगे, कभी ना कभी सुना होगा। यहाँ पे क्या होती है, जो कंपनीज होती हैं वो आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज में विजिट करती हैं और आपके फाइनल ईयर से पहले वो आपका इंटरव्यू करती हैं, फाइनल ईयर में आपका इंटरव्यू करती हैं और आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होने से पहले ही, फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने से पहले ही वो आपको जॉब ऑफर कर देती हैं। ओके, आपको ये जॉब की प्लेसमेंट या फिर ज्वाइनिंग डेट दी जाती है आफ्टर द एग्जाम। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपके पास रेडीली एक जॉब अवेलेबल होती है जहाँ पे आप जाकर
कंटिन्यू कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आपने अगर 3 इडियट्स देखी हो तो 3 इडियट्स में भी आपके फाइनल ईयर के एग्जाम होने से पहले कुछ कंपनीज विजिट करती हैं और वो सबका इंटरव्यू करके किसी को जॉब देती हैं। ओके, हाँ, अगर उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया था बाय द राजू कि अगर ये इंटरव्यू होने के बाद अगर कंपनी हमें जॉब दे देती है और उसके बाद हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेगी। अगर आप फेल हो जाते हो तो वो वहीं पे टर्म्स एंड कंडीशंस खत्म हो जाते हैं और फिर वो जो कंपनी है वो किसी दूसरे पर्सन को हायर कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स कंपनी के किसी भी कॉलेजेस में या फिर इंस्टीट्यूट्स में जाकर विजिट करते हैं और वहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं, तो उनका इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद फिर उनमें से जो उनको बेस्ट लगता है उन्हें जॉब ऑफर करते हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेज फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसकी ट्रिक क्या थी? डियर प्लीज कॉल टू लॉ कैंपस। तो डी से था हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ई से था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ए से था एडवर्टाइजमेंट, आर से रिकमेंडेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, प्लीज से था प्लेसमेंट एजेंसी, कॉल से था कैजुअल कॉलर्स, एल से था लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ए से था एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, डब्ल्यू से था कैंपस से कैंपस रिक्रूटमेंट और डब्ल्यू से था वेब पब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये सारे हमारे सोर्सेस हैं फॉर द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। आगे बढ़ते हैं, फिर अगर हम कंपेयर करें बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑन दीज बेसिस, तो फर्स्ट इज मीनिंग। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है टू इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। तो अगर आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है और उसे फिल करने के लिए अपने ही किसी एम्प्लॉय को आप मना रहे हो, उसे इंड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। and inducing or inviting somebody outside the organization to apply for the vacant job position is known as external recruitment। अगर कंपनी के किसी बाहर के पर्सन को आप इंड्यूस या इनवाइट करते हो कि वो आए और वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करे, तो दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फिर आता है टाइम। ऑब्वियसली इंटरनल में टाइम कम लगता है, एक्सटर्नल में टाइम ज्यादा लगता है। इकोनॉमी, इंटरनल में पैसा कम लगता है और एक्सटर्नल में पैसा ज्यादा लगता है। क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, इंटरनल में क्योंकि आपके पास चॉइस बहुत कम होती है जिसकी वजह से बेटर कैंडिडेट्स आपको नहीं मिल पाते, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो लेस क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलती है। जबकि एक्सटर्नल में ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से आप अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे आपको क्वालिटी ज्यादा बेटर मिलती है। देन मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब मोटिवेशन लेवल। इंटरनल में मोटिवेशन लेवल हाई होता है क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी सीनियर पोस्ट जब वेकेंट होगी तो आप में से ही किसी को चांस दिया जाएगा, तो मोरल बूस्ट होता है। जबकि एक्सटर्नल में आपको पता है कि जब भी सीनियर पोजीशन खाली होगी बाहर से किसी पर्सन को लाया जाएगा, तो यहाँ पे मोरल डाउन हो जाता है। तो मोरल या मोटिवेशन लेवल इंटरनल में ज्यादा होता है, एक्सटर्नल में कम होता है। फिर हम बात करते हैं सी, रिक्रूटमेंट पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। जो हमारे 3 कंपोनेंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, जिसमें हमने रिक्रूटमेंट के बारे में सब कुछ कर लिया है कि रिक्रूटमेंट कितने तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, मैरिट्स, डीमैरिट्स, इंटरनल के सोर्सेस, एक्सटर्नल के सोर्सेस, सब कुछ। अब जो सेकेंड एलिमेंट आता है दैट इज सिलेक्शन, और सिलेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, सिलेक्शन होता क्या है? सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग दोज हु हैव अप्लाइड फॉर। रिक्रूटमेंट देने के बाद जब हम एडवर्टीजमेंट देते हैं और सामने वाला आकर अप्लाई करता है, तो जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनका इंटरव्यू करके या उसमें से किसी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना इज नोन एज सिलेक्शन। ओके, और सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं उनसे उस सारे को वन गो में गो थ्रू करो और उसे एलिमिनेट करते जाओ जो कि अनफिट एप्लीकेशंस हैं। ओके,
तो जो भी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं वन गो में आप सबको देखते जाओ और उन सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते जाओ विच आर अनफिट फॉर द जॉब पोजीशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी जॉब पोजीशन के लिए मुझे एमबीए पर्सन की रिक्वायरमेंट है विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो जब मेरे पास एप्लीकेशंस आई होंगी तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सिर्फ बीबीए किया है, एमबीए नहीं किया है, या फिर एमबीए तो किया है पर उनके पास सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, जो मेरी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशंस को रीड करते हुए बस ऊपर ऊपर से आप उन्हें हटाते जाओगे जो कि अनफिट है। ओके, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। नाउ स्क्रीनिंग करने के बाद कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। अब जो एप्लीकेशंस बची हैं आप उनका कंडक्ट करोगे सिलेक्शन टेस्ट। तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 50 एप्लीकेशंस आई थी तो ऊपर ऊपर से हमने उसे जब गो थ्रू किया तो उसमें से 10 एप्लीकेशंस ऐसी थी जो हमारी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करती है, तो हम उन्हें वहीं पर ही एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो मान लो 10 हमने एलिमिनेट कर दिया, अब बचे कितने? 40 एप्लीकेशंस या 40 एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन टेस्ट करवाया जाएगा। ये बेसिकली एक रिटन टेस्ट होता है जिसमें 5 तरह के टेस्ट कवर होते हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड इज पर्सनैलिटी टेस्ट, then fourth is trade test, and last is interest test. You can learn it with the PITAI. PITAI. P से personality, I से interest, T से trade, A से aptitude, I से intelligence. Okay? तो 5 तरह के टेस्ट होते हैं। पॉसिबल है कि सारे टेस्ट अलग अलग हों, पर कई बार एक ही टेस्ट में सारे ही कवर किए जाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में चेक किया जाता है कि आपका IQ लेवल कितना है, आपके पास ऑलरेडी कितनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज हैं। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ये सर्च किया जाता है कि आप कितनी जल्दी नई चीज़ों को सीख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आपको पजल्स या केस स्टडीज दी जाती हैं ताकि हमें समझ में आए कि आप कितने डायमेंशन से सोच पाते हो, आपका सोचने का जो नज़रिया है या फिर जो सोचने की कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चलता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है तो उसे सीखने में आप कितना टाइम लगाओगे, कितनी जल्दी आप नई चीज़ों को सीख पाते हो। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें ये चेक किया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या आप एक मोटिवेटेड पर्सन हो, डीमोटिवेटेड हो, क्या आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, नेगेटिव पर्सन हो, स्ट्रिक्ट हो कि सॉफ्ट पर्सन हो। तो अगेन यहाँ पे आपको कुछ केस स्टडीज दी जाएंगी कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, अगर कुछ ऐसा हो तो आप कैसे हैंडल करोगे। जब आप इसको आंसर दे रहे होंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ पर्सन हो, नेगेटिव टाइप ऑफ पर्सन हो, या फिर आप एक हैप्पी, मोटिवेटेड या कूल या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट टाइप ऑफ पर्सन हो। तो वहां से हमें ये समझ में आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। देन ट्रेड टेस्ट। इसमें हम चेक करते हैं कि जिस जॉब पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है एग्जैक्टली उसी जॉब की कितनी नॉलेज आपको है या कितनी स्किल्स और एक्सपर्टीज आपके अंदर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको हायर कर रहे हैं एज ए सेल्समैन तो आपके अंदर कन्विंसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या मैनिपुलेटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो हम सिर्फ वो चेक करते हैं कि जिस जॉब के लिए आपको हायर किया जा रहा है उस जॉब के रिगार्डिंग आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट बताता है लाइक फॉर द आपकी हॉबीज क्या है, आपको जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये आपकी हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपका अगर ये है कि मेरा इंटरेस्ट है कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें कन्विंस करना, उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, तो हमें समझ में आता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में रखना चाहिए। एंड सेकेंडली, इससे हमें ये भी पता चलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको किसी एक जॉब पोजीशन के लिए हायर किया है तो अब अगर आप हमें इंटरेस्ट बताते हो तो हमें ये भी नॉलेज होती है कि इसके अलावा वो आपसे कौन कौन से काम निकलवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल में एज ए टीचर गए हो और आप वहाँ पे टीचर गए हो फॉर द BST, लेकिन आपने अपने इंटरेस्ट मेंशन किए थे डांसिंग, तो अब उन्हें पता है कि BST तो ये पढ़ाएंगे ही, पर साथ में जब भी इंडिपेंडेंस डे होगा, कोई फंक्शन होगा, रिपब्लिक डे होगा, तो वहाँ की डांस रिहर्सल के लिए हम आपको रिक्रूट कर सकते हैं, आपको वो हम जॉब दे सकते हैं। तो इसके काम के अलावा भी आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है वो भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। ओके, देन टेस्ट कंडक्ट करने के बाद अगेन काफी सारे लोग होंगे जो इसमें डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। लाइक 40 में से मान लो 10 लोग अगेन यहाँ पे फेल हो गए, तो बचे कितने? 30 लोग। उन 30 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो 30 लोगों के साथ होगा इंटरव्यू राउंड। यहाँ इंटरव्यू राउंड में क्या होता है कि आपके एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं। तो आपके सामने एक पैनल होगा 3 से लगभग 5 लोगों के बीच में। ठीक है, कई बार एक भी होता है, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज 3 से 5 लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और वो एक्सपर्ट पीपल होते हैं जो आपसे 1 to 1 फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं
और फिर वो पता लगाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो या फिर आप एक बिल्कुल डिप्रेस्ड पर्सन हो या फिर आप मोटिवेटेड पर्सन हो, नर्वस हो, कैसे हो, ये पता लगाया जाता है। इवन यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा ये चेक किया जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी पता है तो आप उससे कैसे डील करते हो, किस तरीके से आप रिफ्यूज करते हो कि मुझे ये नहीं पता है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ यही एक स्टेप है जहाँ पे 1 to 1 मतलब बोथ वे कम्युनिकेशन होती है। तो इवन अगर कैंडिडेट को भी कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं इन दिस स्टेप। ओके, तो इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं जो आपका जॉब इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है और इवन आपके पास भी ये मौका होता है टू क्लैरिफाई द क्वेरीज। तो बाकी किसी में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, सामने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइक सिलेक्शन टेस्ट में भी आपके पास क्वेश्चन लिखे हैं, आपको सिर्फ आंसर देना है, आप उसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। पर आपके पास सिर्फ इंटरव्यू में ही ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन क्लियर हियर। देन अगेन इंटरव्यू में कुछ लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 लोग अगेन यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, तो अब हमारे पास कितने लोग बचे? 15 लोग। ओके, नाउ इन 15 लोगों का चेक किया जाएगा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि चेक किया जाएगा कि आप कहाँ से आते हो, कौन सी फैमिली से आते हो, क्या आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या आप पर कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है या कभी चल चुका हो, ये सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाता है। और रेफरेंस का मतलब है कि आप जहाँ पे पहले काम कर रहे थे उनका भी आपने रेफरेंस मेंशन किया होगा इन द एप्लीकेशन, तो उनसे भी क्रॉस चेक किया जाएगा कि आपने वो जो पहले कंपनी जहाँ काम किया करते थे वो खुद छोड़ी थी कि आपको निकाला गया था, कहीं आपने कोई कांड तो नहीं किया था वहां जाकर। ये सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा बिफोर गिविंग यू द जॉब ऑफर। तो इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो फिर चेक किया जाता है आपका बैकग्राउंड एंड आपके रेफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पे जनरली सारे कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 2 रेफरेंस का नाम देना पड़ता है। 2 रेफरेंस का नाम मतलब ऐसे जाने माने लोगों का नाम जिनके लिए आप पहले काम कर चुके हो, ताकि वो वहां से कंफर्म कर सके कि क्या आप एक वाकई अच्छे कैंडिडेट थे या आपने कुछ क्राइम तो नहीं किया था, ये सब। नाउ अगेन जब आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे या रेफरेंस चेक करेंगे तो कुछ लोग अगेन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे जिनका बैकग्राउंड सही नहीं रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 5 लोग अगेन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब कितने बचते हैं? 10 लोग। 10 लोगों में से आप डिसाइड करोगे, मतलब आप सिलेक्शन डिसीजन लोगे, मतलब आप डिसाइड करोगे कि इन 10 लोगों में से भी सबसे सुइटेबल कैंडिडेट कौन सा है। तो मे बी अगर इस स्टेज तक आप पहुंच गए हो तो आप सभी लगभग क्वालिफाइड हो, पर अगर हमें सिर्फ 5 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है तो हम 10 लोगों को तो हायर कर नहीं सकते। तो हमें डिसाइड करेंगे कि 10 में से कौन से 5 लोग हैं जो मोस्ट सुइटेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे हम दे देंगे सिलेक्शन डिसीजन। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद जो मैनेजर्स हैं उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट कौन सा है अमंग दिस लिस्ट। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, नाउ 5 लोगों को फॉर एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किया था कि ये तो बेटर लग रहा है बाकी सब के कंपैरिजन में, तो इन्हें जॉब देना चाहिए। पर जॉब ऑफर देने से पहले आप कंडक्ट करवाओगे इनका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि आप इनका फुल बॉडी चेकअप एंड इवन फिजिकल एंड मेंटल चेकअप दोनों करवाए जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि जो पर्सन है वो मिसफिट तो नहीं है, उनकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर वो कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं है या फिर उनकी कोई थेरेपीज तो नहीं चल रही हैं। ऐसे सारी आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को चेक किया जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास कैंडिडेट्स बहुत कम हो तो आप सिर्फ एक डॉक्टर को हायर कर सकते हो जो कि सारे कैंडिडेट्स का एक बार में चेकअप करेंगे। और अगर आपके पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो एक दिन के लिए आप हॉस्पिटल भी बुक करवा सकते हो। बुक इन द सेंस कि आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि हॉस्पिटल में विजिट करके हम सारे कैंडिडेट्स का एक बार में ही चेकअप करवाएंगे। तो समटाइम्स अपॉइंटमेंट, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें भेजा जाता है फॉर द मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अगेन अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने उस लिस्ट में से 5 को सिलेक्ट किया था, उस 5 का जब मेडिकल चेकअप करवाया गया तो पता चला कि 2 तो उसमें से मिसफिट हैं, तो उनको अब निकालना पड़ेगा, उन्हें अब नहीं रख सकते। तो आपके पास बचे कितने? 3। अब आपको 2 लोग और चाहिए, तो वो जो 5 लोग थे ना जिसको अभी हमने होल्ड पे रखा था, जिन्हें हमने सिलेक्ट नहीं किया था, आप उनको फिर दोबारा बुला सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेडिकल चेकअप करने के बाद अगर सब कुछ ठीक निकलता है, सब फिट निकलते हैं, तो उन्हें जॉब ऑफर किया जाएगा। तो जॉब ऑफर क्या होता है? जॉब ऑफर करने का मतलब होता है कैंडिडेट्स को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना। तो आप उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देकर उनकी जॉब फिक्स करते हो, आप उन्हें डिक्लेयर करते हो कि कंपनी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके,
नाउ इस अपॉइंटमेंट लेटर में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं, जैसे कि आपको कब आना है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, अगर आप कंपनी को छोड़ रहे हो तो कितने दिन का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, अगर आप लीव एक्स्ट्रा लेते हो या कितनी लीव्स आपके पास अवेलेबल हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा लीव ले रहे हो तो उसके लिए क्या पेनल्टीज लगेंगी, कंपनी अगर आपको निकालना चाहे तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको निकाल सकती है, एंड सो ऑन। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन होती हैं, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। सी प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जब कंपनी आपको हायर करती है ना तो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए हायर करती है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के लिए। तो एक प्रोबेशन पीरियड अगर 6 महीने का है तो आपसे ये कहना चाह रही है कि आप आओ 6 महीने काम करो, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप वाकई में काम करने लायक पर्सन हो भी या नहीं हो। अगर हमें अच्छा लगा तो हम आपको परमानेंट लेटर देंगे, अदरवाइज प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही आप चले जाओगे। ओके, तो एक टेम्पररी टाइम पीरियड है, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि कितने महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। फिर आता है लास्ट स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ और नहीं है, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो इट इज अप टू यू कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते ना। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब इतने सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं तो क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि जो ऑफर लेटर आपको मिला था उसमें काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी थी जिसे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। लाइक आपको लग रहा था कि नहीं यार, जो प्रोबेशन पीरियड है वो सिर्फ 3 महीने का है, तो 3 महीने हमसे काम करवाएंगे, उसके बाद निकाल देंगे, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे काम करें। या फिर पॉसिबल है कि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस में और कुछ हो कि आपको 3 साल तक हमारे लिए काम करना ही पड़ेगा, बॉन्ड बन जाएगा हमारा, आप 3 साल से पहले हमें छोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसी अगर कुछ अननेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो ऑफर लेटर आपको दिया गया था उसे एक्सेप्ट करना। तो जैसे ही आप उसमें सिग्नेचर करते हो या आप उसे एक्सेप्ट करते हो, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ फाइनली यू हैव एंटर्ड इनटू द एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इट रिफर्स टू एक्सेप्टिंग द जॉब ऑफर। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्सचेंज किए जाते हैं, अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो आपके साथ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, काफी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर करनी पड़ती है, और दैट्स इट। तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होती है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ऊपर ऊपर से देखा, जो मिस फिर थे उसे रिजेक्ट किया। सिलेक्शन टेस्ट में पिटाई करी, पिटाई मतलब पहले पर्सनैलिटी टेस्ट, देन इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, देन ए से क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ऐसे हमने 5 टेस्ट कंडक्ट किए। उसके बाद हमने किया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो गए थे उनके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किए गए, जिनका बैकग्राउंड भी अच्छा था उनका फिर हमने सिलेक्शन डिसीजन लिया, और सिलेक्शन डिसीजन के बाद हमने उनको भेजा था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आपका सही था तो फिर जॉब ऑफर किया गया था, और लास्ट में था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ओके ओके, then next is difference between recruitment and selection. The first basis is meaning. See, recruitment का मतलब क्या होता है, inducing और inviting the candidates to apply for the vacant job position. तो अगर आप अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को या बाहर से किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो या उन्हें इंड्यूस कर रहे हो, उन्हें मना रहे हो कि भाई आप आओ और वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो, तो दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट। जबकि सिलेक्शन क्या होता है, टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट अमंग दोज हु हैव अप्लाइड। रिक्रूटमेंट के बाद जब सारे लोग आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो सब में से किसी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना इज नोन एज सिलेक्शन। फिर आता है स्टेज, और स्टेज का मतलब है कि प्राइमरी स्टेज है कि सेकेंडरी है, पहले होता है कि बाद में होता है। तो इसमें पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट इज द प्राइमरी स्टेज, और उसके बाद होता है सिलेक्शन, मतलब वो सेकेंडरी स्टेज है। फिर आता है नेचर। नेचर का मतलब है कि क्या वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है या वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस क्योंकि हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जबकि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे रिजेक्टेड पीपल विल बी मोर देन द सिलेक्टेड वन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोगों को हमने इन्वाइट किया तो 50 लोग आए, जिसमें से हमने 5 को सिलेक्ट किया, तो जैसे ही हमने 5 को सिलेक्ट किया तो 45 ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए, और क्योंकि रिजेक्टेड पीपल ज्यादा हैं सिलेक्टेड से, इसलिए सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रोसेस। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो रिक्रूटमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, जबकि सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ओके, दैट्स इट। फिर हम बढ़ते हैं, लास्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में हमने सब कुछ कर लिया कि हमारे पास कौन से सोर्सेज हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, मैरिट्स, डीमैरिट्स, देन इंटरनल के 2 सोर्सेज, एक्सटर्नल के बहुत सारे सोर्सेज, और उसके बाद फिर हमने सिलेक्शन किया जिसमें सिर्फ एक प्रोसेस थी।
ये खत्म करने के बाद अब लास्ट कंपोनेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो अलग वर्ड्स हैं और दोनों का मतलब भी थोड़ा अलग है। ट्रेनिंग का मतलब होता है इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विथ रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। जिस पर्सन को आपने सिलेक्ट किया है, हालांकि उसको काफी सारी स्किल्स ऑलरेडी होंगी, पर कुछ स्किल्स उनके पास अभी नहीं होंगी टू परफॉर्म दैट जॉब, तो एम्प्लॉयज को वो सारी स्किल्स देना जिसकी वजह से वो अपने काम को अच्छे से कर पाए, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग। तो इक्विपिंग और प्रोवाइडिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इज नोन एज ट्रेनिंग। नाउ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने इतना सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में किया, टेस्ट करवाए, इंटरव्यूज किए, सब कुछ किया, तो हमने तो तभी किसी पर्सन को सिलेक्ट किया होगा ना जब उसके अंदर स्किल्स होंगी, तो हम क्यों स्किल्स प्रोवाइड करें? सी, कई बार क्या होता है, कुछ स्किल्स उनके पास ऑलरेडी होती हैं, पर क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपकी कंपनी में काम करने का, तो उनके पास कुछ बेसिक नॉलेज नहीं होती है। एक पॉसिबल है कि आपकी कंपनी में जो मशीन्स हो वो थोड़ी डिफरेंट हो, तो उन्हें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा। तो वो सारी स्किल्स उन्हें प्रोवाइड करना जिसकी वजह से या जिसके यूज से उनका काम करना और आसान हो जाएगा, उसे कहते हैं ट्रेनिंग। जबकि डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की अगर पर्सनैलिटी को अगर आप डेवलप करते हो, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आप बूस्ट करते हो, एम्प्लॉय का अगर आप ग्रोथ करते हो, तो दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। तो जिस काम के लिए आपने उसे रखा है, उस काम की स्किल्स प्रोवाइड करना इज ट्रेनिंग, और ओवरऑल उस एम्प्लॉय का ही ग्रोथ करना या फिर उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, अगर आप ये कर रहे हो तो दैट इज डेवलपमेंट। फिर आते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग देने से क्या फायदा होता है? सी, ट्रेनिंग देने से दो फायदे होते हैं। एक फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को और दूसरा फायदा होता है एम्प्लॉय को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी है और मैंने आपको हायर किया हुआ है, आपको मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, तो ये ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरा फायदा भी इसमें है और ट्रेनिंग लेकर आपका भी फायदा होता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी को क्या क्या फायदा होता है। सी, ट्रिक पे हम लास्ट में आएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। टाइम कम लगता है नई चीजों को सीखने में, तो अगर आप ऑलरेडी किसी काम में ट्रेंड हो, तो आप नई चीजों को सीखने में कम टाइम लगाओगे देन अ अनट्रेन्ड पर्सन। तो अगर आपको ट्रेनिंग दी गई है, आप वेल ट्रेन्ड पर्सन हो, तो जब भी कुछ नए मॉडिफिकेशन आएंगे तो आप उसे बहुत आसानी से सीख लोगे देन अ अनट्रेन्ड पर्सन। फिर आता है हेल्प्स टू अडेप्ट द चेंजेस। ओके, तो जब भी किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, तो इन फ्यूचर का कोई भी चेंजेस आता है तो वो बेटर उस तरीके से कॉप अप कर पाएगा या उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएगा। जबकि अगर अनट्रेन्ड पर्सन है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो डर जाएगा, वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ट्रेन्ड पर्सन के लिए किसी भी चेंजेस को अडॉप्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है देन अ अनट्रेन्ड पर्सन। फिर आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। ट्रेनिंग इसलिए भी दी जाती है क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो तो आप थोड़े से नए होते हो, तो आपके अंदर नर्वसनेस होती है, आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग होती है रिगार्डिंग द बॉस कि वो तो बहुत खड़ूस होगा, वो तो बहुत ऐसा होगा, या तो बहुत डरा के रखता होगा। लेकिन जब आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो तो उनकी नर्वसनेस, शाइनेस खत्म हो जाती है, तो इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करता है टुवर्ड्स द कंपनी कि कंपनी हमारे बारे में इतना सोचती है, इतना कुछ हमें स्किल्स इम्पार्ट कर रही है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग देने का एक मतलब ये भी होता है कि एम्प्लॉयज के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड किया जा सके या उनका जो मोटिवेशन लेवल है कंपनी को बढ़ाया जा सके। फिर आता है एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। सी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है? कई बार बहुत दिनों तक वर्कर्स काम पर आते ही नहीं है, या एक दिन आए फिर एब्सेंट हो गए, फिर एक दिन आए फिर नहीं आए, इस तरह की एब्सेंटिज्म की कोई प्रॉब्लम होती है। फिर आता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब भी आपने उनको कोई रॉ मटेरियल दिया काम करने का, तो वो काम कम कर रहे हैं, उसमें नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं। और फिर आती है लैक ऑफ टीम वर्क। हर कोई सिर्फ अपने अपने में ही काम कर रहा है कि मैं तो अलग ही करूंगा, मुझे इनके साथ बात ही नहीं करनी है, इनके साथ मुझे रहना ही नहीं है, इस तरह से बिहेव करते हैं, तो टीम वर्क वहां पे नहीं हो पाता है। तो काफी सारी ऑपरेशनल लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ टीम वर्क। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे डील करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है टू द सुपरवाइजर्स। तो जब सुपरवाइजर्स प्रॉपर ट्रेन होते हैं तो उन्हें पता होता है कि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड किया जा सके, और इवन उनको हेल्प होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को और बेटर किया जाए ताकि वो हमारी बात सुने। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है नेक्स्ट, मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैनेजिंग मैन पावर नीड का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनका खुद का अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का, तो दे हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
एक कुछ अलग तरीका है जो कि नॉर्मल कंपनीज में या फिर नॉर्मल मशीन्स में नहीं होता, कुछ अलग तरीका है उनका। ओके, तो ऐसी कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं कि हम किसी अनट्रेन्ड पर्सन को हायर करेंगे जिन्हें सैलरी बहुत ही कम देनी पड़ेगी, और उन्हें हायर करने के बाद ट्रेनिंग हम खुद ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारे काम करने का तरीका बहुत अलग है, तो उन्हें वैसे भी कुछ नहीं पता होगा। तो अगर हम किसी अनट्रेन्ड पर्सन या अनस्किल्ड पर्सन को हायर करेंगे तो बहुत कम सैलरी में मान जाएगा, और कम सैलरी देकर फिर हम उन्हें सारे काम सिखा देंगे और फिर वो हमारे लिए काम कर सकता है। तो कई सारी कंपनीज जिनके पास अपना खुद का तरीका होता है, अपनी खुद की स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्शन की, वो अनट्रेन्ड पर्सन या अनस्किल्ड पर्सन को हायर करते हैं और उनके बाद खुद ही उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नीड के अकॉर्डिंग काम परफॉर्म कर सके। फिर आता है लास्ट, बेटर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेन्ड पर्सन है तो ही विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन अ पर्सन हु इज अनट्रेन्ड। तो किसी अनट्रेन्ड पर्सन के कंपैरिजन में एक ट्रेन्ड पर्सन ज्यादा ही बेटर परफॉर्म करेगा। अब जो इसकी ट्रिक थी वो एक सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंसेस लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगेन अगर आपको उतना टफ नहीं लगता है, आपको ईजी पड़ता है, तो आप इसकी हेल्प से सारी ट्रिक्स याद कर और सारी हेडिंग्स याद कर सकते हो। इट सेज एज टाइम चेंजेस attitude problem in men affect his performance. As time changes, attitude problem in men affects his performance. As time changes, attitude problem in men affect his performance. टाइम से क्या हो जाएगा? लेस टाइम कंज्यूमिंग। ओके, चेंजेस से अडॉप्ट टू द चेंजेस, इजिली चेंज अडॉप्ट हो जाते हैं। देन पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने में। ओके, देन प्रॉब्लम से हो जाएगा ऑपरेशनल लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है। मैन से हो जाएगा मैनेजिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एंड अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस में बेटर परफॉर्मेंस। ओके, तो बस यही है। ओके, as time changes attitude problem in man affect his performance। बेसिकली एक ट्रिक नहीं है, बस सबके एक वर्ड के कॉम्बिनेशन है ये। तो टाइम से टाइम कंज्यूमिंग ही हो जाएगा कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। चेंजेस से एडॉप्शन टू द चेंज ही हो जाएगा। देन एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना। प्रॉब्लम से ऑपरेशन लेवल को के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैन से मैन पावर रिक्वायरमेंट, एंड देन परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस। बढ़ते हैं आगे। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर द एम्प्लॉइज। कंपनी को क्या फायदा होता है वो तो हमने देख लिया। अब एम्प्लॉयज को क्या फायदा होता है उसको आप याद कर सकते हो विद द ट्रिक मेस। एम स्टैंड्स फॉर मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। जब आप नए एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाते हो तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, ठीक है। वहाँ पे काम करने के तरीके आपको पता नहीं है, सब कुछ बहुत नया 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 सा है, तो आप वहाँ पे काम करने में थोड़ा सा झिझकते हो, आप वहाँ पे नर्वस होते हो, डरे हुए होते हो। पर अगर वो कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे कि काम कैसे करते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो ट्रेनिंग आपकी हेल्प करती है टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका मोरल ये बूस्ट करेगी। ए से आता है एक्सीडेंट, लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आप अनट्रेन्ड पर्सन होगे तो जब भी आप मशीन में काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस होते रहेंगे। पर अगर आपको सारा काम ऑलरेडी आता है तो ये एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसे बड़े एक्सीडेंट आप अवॉइड या होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप ट्रेंड होते हो। सी से हो जाता है करियर ऑप्शंस, बेटर करियर ऑप्शंस। सी, जब आप अनट्रेन्ड होते हो तो आपके पास बहुत कम चॉइस होती है, कम कंपनीज होती है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। पर अगर आपको पास अब पूरी ट्रेनिंग आ चुकी है, अब आप प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन हो, तो किसी भी बेटर कंपनी में या फिर हाई पोस्ट पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लाइक व्हेन आई वाज अनट्रेन्ड पर्सन तो मुझे किसी भी कंपनी में बहुत छोटी पोस्ट ही मिल सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई रिक्वायर्ड स्किल्स थी ही नहीं। पर अब क्योंकि मुझे ट्रेनिंग मिल चुकी है तो मैं उसी कंपनी में हायर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मैं किसी और कंपनी में बेटर ऑप्शन के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरे करियर ऑप्शन सब ज्यादा बढ़ जाते हैं। ई से हो जाता है अर्निंग मोर। जब आप अनट्रेन्ड होते हो तो कोई भी कंपनी आपको बेटर सैलरी ऑफर नहीं करती है, कम पैसे आपको देती है। लेकिन अब क्योंकि आप ट्रेन हो गए हो तो पहले के कंपैरिजन में आपके पास अब ज्यादा अर्निंग ऑप्शंस होंगे, तो आपकी अर्निंग्स भी इंक्रीज होंगी। तो मोटिवेशन लेवल, एक्सीडेंट कम होते हैं, करियर ऑप्शंस बढ़ते हैं और अर्निंग्स भी बढ़ती हैं। फिर आता है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। किसी भी पर्सन को अगर ट्रेन करना हो तो किस तरीके से आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो। देर आर टू मेजर मेथड्स। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है वाइल परफॉर्मिंग द जॉब।
अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है while performing the job, then that is on the job training। तो जब आप काम कर ही रहे होते हो, काम करते करते अगर आप सीख रहे हो कि काम को कैसे परफॉर्म करना है, तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लाइक आपके यहाँ पर अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम करवाया हो, तो आप देखोगे कि एक मिस्त्री आते हैं और उनके साथ कुछ लेबर्स आते हैं। तो जो मिस्त्री है वो उन्हें बताते जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा करो, इतना पानी मिलाओ, यहाँ पे ऐसे नहीं रखते हैं, वैसे रखते हैं। तो काम करते करते ही वो उन्हें सिखा रहे हैं कि काम कैसे करते हैं। समटाइम्स जब इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो एक मेन इलेक्ट्रीशियन होता है, उनके साथ कोई वर्कर आता है, वो सिर्फ देखता है कि काम कैसा करना है, तो वो उसे बताता जाता है काम करते हुए, और वो जो ट्रेनी है वो काम करता जाता है। तो काम करते टाइम पर अगर आप उन्हें सिखा रहे हो, तो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, तो when employees are trained while they are performing the job, then this is known as on the job training। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि एम्प्लॉयज को डायरेक्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीखने का मौका मिलता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑन द स्पॉट फेस करनी पड़ती हैं, तो यू लर्न हाउ टू टैकल विद दीज प्रॉब्लम्स। साथ में यहाँ पर अगर आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या फिर एक्सपेंसिव मशीन से डील कर रहे हो, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस कंपनी में बहुत जो मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो लाखों का नुकसान हो सकता है, तो इस कंडीशन में पहले आपको काम करते करते नहीं सीखना चाहिए, पहले सीख कर आओ फिर इन मशीन्स पे काम करो, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं। ओके, तो ऑन द जॉब मतलब काम करते करते सीखना। बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डील करना आपको आ जाता है। नुकसान ये है कि बहुत एक्सपेंसिव अगर मशीन्स हो तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस हो सकता है इसमें। ओके, ये ज़्यादातर सुटेबल होती हैं टेक्निकल जॉब्स के लिए, ठीक है, मैनेजरल जॉब्स के लिए नहीं, टेक्निकल जॉब्स मतलब मशीन्स वगैरह से डील करना है तो ये आप कर सकते हो। फिर आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है अगर आप काम से थोड़ी दिन के लिए आप छुट्टी ले लो या कहीं और दूर आपको भेजा जाए और वहाँ आपको डमी मॉडल्स में पहले सिखाया जाए कि भाई आप दूर जाओ पहले काम से, वहाँ पे डमी मॉडल्स में सीख कर आओ, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर आकर काम परफॉर्म करना, तो दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। अपनी वर्क पोजीशन से दूर ले जाकर अगर आप उन्हें डमी मॉडल्स में सिखा रहे हो, तो दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और अगर मशीन्स बहुत सोफिस्टिकेटेड हो तो उसके लिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही चूज करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर भी हो, तो डॉक्टर जब आप बन रहे होते हो तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, डायरेक्टली आप सर्जरी नहीं कर सकते किसी पेशेंट की, आप डेड बॉडीज में सीखते हो। तो अगर हम इस वे में बात करें तो डेड बॉडीज क्या है, आपकी डमी मॉडल्स है ना। डायरेक्टली आप पेशेंट पे इलाज ना करो, पहले आप उन पे सीख लो, जो भी गलतियां करनी है वहीं पे कर लो, क्योंकि फिर अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो किसी इंसान की जान भी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वर्क प्लेस से दूर ले जाओ, डमी मॉडल्स में सीख कर आओ, जब काम करना बहुत अच्छे से आ जाए तो फिर आप आकर प्रैक्टिकल या फिर लिविंग बॉडी पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, आते हैं द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगर काम करते करते भी उसे सिखाना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग? फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, इसमें ना आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक मास्टर को बुलाया जाता है। तो एक मास्टर आता है आपकी कंपनी में। पहले क्या होता है कि वो मास्टर काम को करके दिखाता है और सारे ट्रेनी उसे ऑब्जर्व करते हैं कि काम कैसा कर रहा है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे करके अपना पार्ट ऑफ वर्क को अलॉट करता जाता है टू द ट्रेनी, कि मैंने करके दिखाया, अब आप करना स्टार्ट करो। तो थोड़ा थोड़ा काम आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके वो पूरा ही काम उन्हें देता है। लास्ट में आप ट्रेनिंग काम को परफॉर्म करेंगे और मास्टर उन्हें देखेगा। जब मास्टर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि उन्हें सारा काम परफॉर्म करना आ गया है, तो फिर वहां से ही विल टेक अ लीव। ओके, तो एक मास्टर को बुलाया जाएगा, पहले मास्टर काम करेगा, ट्रेनी उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, फिर मास्टर उन्हें काम दे देंगे कि अब आप परफॉर्म करके दिखाओ। फिर जब ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे तो मास्टर उन्हें ऑब्जर्व करेगा, जब वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा कि उन्हें काम करना आ चुका है तो ही विल टेक अ लीव। ओके, दैट्स इट। तो मास्टर अपॉइंट किया, उसके बाद ट्रेनी उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, फिर धीरे धीरे करके ट्रेनी जो है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। मास्टर उन्हें देखेगा, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें काम करना ठीक से आ गया है तो फिर वो वापस चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स, ये सब ऐसे ही काम सीखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर, जब प्लम्बर किसी को बनना होता है तो वो किसी मेन प्लम्बर के अंडर काम करेगा। प्लम्बर उसे काम करके दिखाएगा कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब देखो। जब वो देखेगा कि हाँ ठीक है मुझे समझ में आ गया, तो उसके बाद फिर वो जो ट्रेनी है वो परफॉर्म करके दिखाएगा। फिर जब अगर कुछ गलतियां हुई तो मास्टर उसे टोकेगा, सुधारेगा। फिर जब मास्टर को रियलाइज होगा कि नहीं अब तो बहुत अच्छे से आ गया है, तो फिर प्लम्बर जॉब पे जाना छोड़ देगा, वो चला जाएगा, अब तुम ही जाना और तुम ही करके आ जाती। ओके, दिस इज व्हाट अप्रेंटिसशिप। फिर आता है इंटर्नशिप, जिसके बारे में आपने सुना होगा।
इंटर्नशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब होता है कंपनीज, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मतलब वो कोचिंग्स या फिर वो इंस्टीट्यूट्स या वो कॉलेजेस जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको सारी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और जब आपको थ्योरी में सब कुछ पता होता है कि कैसे काम होता है, तो उसके बाद फिर आप पहुंच जाते हो कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कंपनी में, और वहां पर मेन बॉस के अंडर आप काम करते हो। ठीक है, और वो आपको सिखाता है कि सारी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और क्योंकि वो आपसे अपना सारा काम निकलवाता है, तो आपको कुछ तो अमाउंट उनको पे करना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्टिपेंड। ये प्रॉपर सैलरी नहीं होती है, बड़ा अमाउंट नहीं होता है, छोटा मोटा कुछ अमाउंट होता है, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, बहुत कम अमाउंट वो आपको देते हैं। और उसके बदले में आपको वो सारा काम सिखाते भी हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब आपको काम बहुत अच्छे से आ जाए, तो आप अपना आप खुद का अलग से ऑफिस ओपन कर सकते हो और अपना बिजनेस आप चला सकते हो। ओके, मेजरली आपका होता है जब आप सीए करते हो तो सीए के लिए भी इंटर्नशिप लगती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो भी आपको किसी और के अंडर काम करना पड़ता है कुछ टाइम तक। एंड इवन अगर आप एमबीए वगैरह कर रहे हो तो भी आपको कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है। ओके, तो लाइक फॉर एग्जांपल जब आप सीए करते हो तो इंस्टीट्यूट्स आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं कि कैसे कैसे सारा काम होता है। उसके बाद आप किसी मेन सीए के अंडर काम करते हो, और वो बदले में आपको स्टिपेंड देता है, कुछ अमाउंट देता है, और वो आपको सारा काम सिखाता है कि जो आपने थ्योरी में सीखा है उसे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब आपको सब कुछ अपना काम अच्छे से करने आ जाए, तो आप अपना खुद से अपना जो ऑफिस है वो सेटअप कर सकते हो। सिमिलरली डॉक्टर भी, जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आपको सारी थ्योरी सिखाते हैं, और कुछ डेड बॉडीज में भी काम करना सिखाते हैं। लेकिन अगेन डेड बॉडीज में काम करने के बाद आप तुरंत एक रियल पेशेंट पे काम नहीं कर सकते, तो फिर आपको किसी मेन डॉक्टर के अंडर काम करना होता है। फिर वो आपको सिखाता है कि इस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, और इसके बदले वो आपको कुछ स्टिपेंड पे करते हैं। जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, 3-4 सर्जरीज परफॉर्म कर चुका हूँ किसी मेन डॉक्टर के अंदर, तो फिर आप अपना खुद का अलग से क्लिनिक ओपन कर सकते हो। दैट इज नोन एज इंटर्नशिप। फिर आता है आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वर्ड हम पहले देख चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन करवाना। तो इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ वेलकमिंग एन एम्प्लॉय एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली। तो उन्हें वेलकम करना और उन्हें वो सारी छोटी छोटी जरूरी इन्फॉर्मेशन देना जो उनकी हेल्प करेगी टू सेटल डाउन क्विकली। तो आप पे सेटल होने में, वहां पे एडजस्ट होने में उनका हेल्प करेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना इज नोन एज ओरिएंटेशन। लाइक एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन करवाना या बाकी इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, ये ओरिएंटेशन की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। ओरिएंटेशन इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि उनकी शाइनेस और नर्वसनेस वहाँ पे खत्म हो जाए। लाइक जब भी हम किसी नई कंपनी में जाते हैं तो हम थोड़े से शर्मीले होते हैं, डरते हैं, घबराते हैं। तो हमें जब ये जान पहचान करवाई जाती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कम्युनिकेशन किया जाता है, तो हमारी नर्वसनेस और शाइनेस वहाँ पे थोड़ी कम हो पाती है। फिर आता है ये एक आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। तो वो जब आपसे बातचीत करते हैं, आपसे फ्रेंडली बिहेवियर बनाते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, दोस्ती हो जाती है। तो आपकी लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस टू द कंपनी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये मेरी कंपनी है, मुझे इसको आगे बढ़ाना है, मुझे पूरा अपना बेस्ट देना है। फिर ये हेल्प करता है आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने में विदाउट एनी नेगेटिव एटीट्यूड। नॉर्मली अगर आप किसी नई कंपनी में काम करने जाते हो और आप देखते हो कि मेरा बॉस है, तो उसको देखकर पहले आपको थोड़ा डर लगता है, आपको थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड्स आते हैं कि भाई ये तो बहुत काम करवाएगा, या फिर तो ये बहुत गुस्से वाला होगा, या पनिश कर सकता है, आप डरते हो उससे। लेकिन जब आपको ये ओरिएंटेशन दिया जाता है, सबसे बातचीत करवाई जाती है, तो उसके बाद क्या होता है ना, आपका एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बन जाता है। तो कुछ नेगेटिव एटीट्यूड्स अगर आपके हैं भी, तो वो सब खत्म हो जाते हैं। फिर आता है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वॉशरूम्स कहाँ है, रेस्ट रूम्स कहाँ है, कैफेटेरिया कहाँ है, लीव रूल्स क्या है, ये सब आपको बताए जाते हैं। लाइक वॉशरूम अगर आपको जाना हो तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कहाँ है। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी कैफेटेरिया, अगर आपको कुछ बीच बीच में टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक कुछ लेना हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। लीव रूल्स, अगर आपको छुट्टी लेनी है अगर उस कंपनी से, तो कितना पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, कितने पैसे करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाता है। ओके, तो ये ओरिएंटेशन में होता है। आपकी शाइनेस, आपकी नर्वसनेस खत्म करना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वॉशरूम वगैरह ये सब प्रोवाइड करना, ये होता है ओरिएंटेशन में। फॉर्मली एक इंडक्शन प्रोग्राम कैसा होता है, यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि कंपनी की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कब बनी थी, कैसे कैसे वो काम कर रही है, अभी हम कितनी ऊंचाइयों पर हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो सब कुछ बताया जाता है। देन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी कौन कौन से सामान या कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसके बारे में आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे अननेसेसरी टी ब्रेक्स लेना अलाउड नहीं है, ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। देन ग्रीवांस प्रोसीजर, अगर आपको कोई शिकायतें हैं तो किस तरीके से आप उसे रिड्रेसल करवा सकते हो या फिर किससे आप कंप्लेन करोगे, कैसे कंप्लेन करोगे, उन सब का प्रोसीजर आपको समझाया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बेसिकली बताया जा रहा है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रोडक्ट, उसके सब कुछ बारे में। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाने के लिए ओरिएंटेशन दिया जाता है। these are the three methods of ऑन द जॉब ट्रेनिंग। काम करते करते कैसे सिखाना है, या तो अप्रेंटिसशिप से, मास्टर आएगा काम करते करते सिखाएगा। इंटर्नशिप, जहाँ पे कॉलेजेस में आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद किसी पर्सन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो ऑन द इंटर्नशिप, जो आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन सिखाता है इन द एक्सचेंज ऑफ स्टिपेंड। फिर आता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। लास्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक ही मेथड है विच इज वेस्टिब्यूल स्कूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल मतलब टिपिकल कोई स्कूल नहीं है, ये एक डुप्लीकेट मॉडल है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका एक डुप्लीकेट मॉडल है, जहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही बनाया जाता है। लाइक जैसा आपका वहाँ पे फैक्ट्री एरिया होगा वैसे वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, मशीन के सारे डमी मॉडल्स वहाँ पे रखे जाएंगे, और पहले आप उन डमी मॉडल्स में काम करना सीखोगे। जब भी आप कोई गलती करोगे तो सायरन बजता है वहाँ पे कि आपने कुछ गलत किया है, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। जब आपकी उसमें काम करते करते आपकी हैबिट हो जाती है, आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, फिर आप जाकर अपने रियल मशीन पे काम कर सकते हो। तो ये एक डमी मॉडल है और डुप्लीकेट मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर आप ओरिजिनल मशीन पे काम करने से पहले डमी मॉडल्स में काम करना सीखते हो। ओके, तो जब आपको डमी मॉडल्स में काम करना अच्छे से आ जाएगा, फिर आप रियल मशीन में काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ये तब यूज किया जाता है जब आपकी मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव हो और बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स हो, तब वहाँ पे ये मेथड बेस्ट होता है। ओके, जैसे फॉर अकाउंटेंट के लिए भी कभी कभी ऐसा किया जाता है कि ओरिजिनल रजिस्टर में एंट्री करने से पहले आपको एक डुप्लीकेट रजिस्टर दिया जाता है आपकी सिर्फ हेल्प करने के लिए। जब आप उसमें काम करना सीख जाते हो तो फिर आप ओरिजिनल रजिस्टर में एंट्रीज कर सकते हो। इवन ट्रेनिंग करने के लिए भी अगर आप ट्रेनिंग में थोड़ा सा एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि आपको एक पहले डमी अकाउंट दिया जाता है, पहले आप उसमें फेक करेंसी से सीखो कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जब आपको समझ में आ जाए कि कब आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, कब पैसा निकालना है, फिर आप रियल करेंसीज को यूज कर सकते हो। ओके, तो ये है हमारा डमी मॉडल या फिर वेस्टिब्यूल स्कूल। लास्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मेजरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ताकि वो जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स आपके अंदर हो, जबकि डेवलपमेंट एम्प्लॉय के ही ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनके वेलबींग के लिए या फिर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। ओके, तो पहला क्या है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करेंगे कि ट्रेनिंग में आपकी सिर्फ रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड की जाती है और डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ देखा जाता है ऑफ द एम्प्लॉय। फिर आता है सुइटेबिलिटी। अगर तो जॉब्स टेक्निकल इन नेचर हैं, जहां पर आपको मशीन्स में काम करना पड़ता है, वहां पे ट्रेनिंग देना सही रहता है। पर अगर आपकी जॉब मैनेजरियल है, जहां पे आपको एज अ मैनेजर काम करना है और लोगों से डील करना है, तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए और वहां पे आप स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए, बोल्ड दिखने चाहिए, तो वहां पे आपको डेवलपमेंट दिया जाता है। फिर आता है नेचर। नाउ नेचर का मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग है उसमें आपको सिर्फ मशीन्स पे काम कैसा करना है वो सिखाया जाएगा, और यहाँ पे आपको लोगों के साथ कैसे डील करना है वो सिखाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके हिडन टैलेंट्स को प्रमोट किया जाता है। तो आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं जो आप कर सकते हो और आप कर नहीं पा रहे हो ड्यू टू नर्वसनेस, इंट्रोवर्टनेस, तो वो यहाँ पे खत्म किया जाएगा। तो आपके हिडन टैलेंट को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। फिर आता है मेथड यूज्ड। सी, ट्रेनिंग के दो मेथड हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। मशीन्स में काम करना है तो जनरली ऑन द जॉब किया जा सकता है, पर अगर ह्यूमंस में काम करना है तो आप ह्यूमंस में तो पहले आप अलग से पहले सीख कर आओ कि डेवलपमेंट कैसे करना है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, किस तरीके से कमांड देना है कि सामने वाला आपकी बात सुने, और फिर आप रियल वर्कर्स पे काम करते हो। क्योंकि पहले अगर आपने एक इंप्रेशन दिखा दिया कि आप डरे हुए हो, आपके अंदर अथॉरिटी नहीं है, डर डर के आप उनसे बोल रहे हो, तो वो जिंदगी में कभी आपकी बात मानेंगे ही नहीं। तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, फिर आता है फोकस। यहाँ पर उनका मेन फोकस होता है सिर्फ कंपनी का जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील किया जा सके, लेकिन डेवलपमेंट में कंपनी की प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी हम जिस मशीन में काम करते हैं उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपको वही सिखाया जाएगा इन द ट्रेनिंग। पर कंपनी की आज की प्रॉब्लम्स, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे कैसे तरह के वर्कर्स आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, सब कुछ सिखाया जाता है।
तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स दोनों यहाँ पे डील की जाती हैं। फिर आता है टाइम। ट्रेनिंग में लेस टाइम लगता है, डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि डेवलपमेंट में आपके अंदर पूरा आपकी पर्सनैलिटी को चेंज किया जा रहा है। तो मशीन्स पे काम करना सिखाना फिर भी थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, पर अपने आप को मॉडिफाई करना, अपनी शाइनेस खत्म करना, अपने आपको बोल्ड बनाना, कॉन्फिडेंस लेवल लाना, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इनिशिएटिव। पहला कदम ट्रेनिंग के लिए कंपनी उठाती है, कंपनी आपको ट्रेन करती है, पर डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट स्टेप आपके एम्प्लॉय को खुद ही लेना पड़ता है। तो कोई आपको कितना ही चाहे आपको चेंज करने का, अगर आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे तो आप चेंज होगे ही नहीं। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत शाय हूँ, अगर स्कूल असेंबली में मैं नहीं जा पाती हूँ, वहाँ पे मुझे प्रेयर करवानी हो या फिर कोई थॉट ऑफ द डे बोलना हो, मैं नहीं बोल पाती हूँ, ठीक है। स्कूल वाले मुझे कितना ही प्रमोट क्यों ना करे कि नहीं आप जाओ, आप एंकरिंग करो, आप ये बोलो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अगर मैं खुद ही अपना स्टेप नहीं उठा रही हूँ, खुद ही कदम नहीं आगे बढ़ा रही हूँ, तो कोई और मेरी हेल्प नहीं कर सकता है। तो इसके लिए पहला कदम कंपनी उठाती है ट्रेनिंग के लिए, पर डेवलपमेंट के लिए आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। फिर आता है ड्यूरेशन। अगेन टाइम से मिलता चलता ही है ड्यूरेशन। ट्रेनिंग की कम ड्यूरेशन होती है, कम टाइम में आप ट्रेन हो जाते हो, पर डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी आप पूरी तरह से डेवलप होते ही नहीं हो, मतलब आप जितना सीखो उतना कम है। तो अगर मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भी, तो भी ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट पोजीशन पे हूँ, मैं और बेटर कर सकती हूँ, फिर और बेटर कर सकती हूँ, फिर इससे और अच्छा कर सकती हूँ। तो डेवलपमेंट के लिए कभी ऐसा नहीं होता है कि ये एंड है, आप हमेशा ही पहले से ज्यादा सीख सकते हो। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। फिर आता है लेवल ऑफ ट्रेनिंग। जो लोअर लेवल के ट्रेनिंग होते हैं, जिनको मशीन से ऑपरेट करना होता है, जो ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग सही है। पर जो मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। फिर आता है सेंटर्ड। ये कंपनी सेंटर्ड है या वर्क सेंटर्ड है, और ये एम्प्लॉय सेंटर्ड है। मतलब डेवलपमेंट में एम्प्लॉय के वेलबींग पर ध्यान दिया जाता है कि आप अपने आप सेटिस्फाई होने चाहिए या आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट है, तो एम्प्लॉय पर फोकस होता है, एम्प्लॉय सेंटर्ड है। जबकि ये क्या है, कंपनी का या फिर वर्क सेंटर्ड है, काम बस हो जाना चाहिए, वो ध्यान रखता है। तो इसमें से कोई भी आपके पास तीन या चार पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ओके, एंड सॉरी फॉर माई बैड हेड राइटिंग। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो मेरा लिखा हुआ, तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो, कंप्लेंट्स हो, सजेशंस हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ हेल्प मी इन ग्रोइंग। थैंक यू।